हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने मियोसिस का देखा। मियोसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट के बारे में डिटेल में हम लोगों ने देखा। और प्रोफेज फर्स्ट में जो स्टेजेज हैं वो मैंने बताया था कि टोटल 5 स्टेजेज होते हैं प्रोफेज फर्स्ट का, जिसमें चूंकि मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड और मियोसिस फर्स्ट का हम लोग अभी देख रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट का, मियोसिस सेकेंड को मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि मियोसिस सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, इसलिए उसमें जो माइटोसिस डिवीजन में होता है वही मियोसिस सेकेंड में होता है। तो मेनली जो इसमें मेन बातें हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें वो करेंगे मियोसिस फर्स्ट में। तो मियोसिस फर्स्ट की बात मैंने की, तो उसमें मियोसिस फर्स्ट में मैंने कहा उसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट उसका नाम दिया गया। और प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज। मियोसिस में पूरे मियोसिस का जो सबसे लंबा फेज होता है मियोसिस फर्स्ट का, वो प्रोफेज फर्स्ट होता है। कारण क्या है, उसमें बहुत सारी बातें होती है। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें 5 सब स्टेज होता है, यही कह सकते हैं स्टेज होता है। उसमें सबसे पहला स्टेज था क्या, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन या उसी को लेप्टोनीमा बोलते थे। लेप्टोनीमा में क्या होता था कि उसमें देखते थे हम लोग की जो लेप्टोटीन था उसमें क्रोमोसोम कैसे कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद बकेट फॉर्म कैसे होता है, उसमें जो है क्या क्या और आगे होता है, वो सारा चीज हमने देखा किसमें, लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, जाइगोटीन। जाइगोटीन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। साइनेप्स मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम, एक पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स से आया, एक मदर से एक फादर से, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे पेयरिंग होती है, जिसको क्या बोलते थे, जाइगोटीन पेयरिंग भी बोलते थे या उसी को बोलते थे साइनेप्सिस। ठीक है, तो साइनेप्सिस की वजह से, और साइनेप्सिस जो पेयरिंग होती है वो जिपर लाइक मैनर में होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये जाइगोटीन की बात हो गई। जाइगोटीन में और भी बहुत सारे बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि क्या क्या बनता है वो वहां। उसके बाद आता है तीसरा जो स्टेज था वो था पैकेटिन। पैकेटिन में मेनली जो अब पैकेटिन की बात जब हम लोगों ने की थी तो वहां पे हमने सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमोसोम की बात की थी या क्रोमैटिड की बात की थी। अगर एक ही क्रोमोसोम, जो मैंने बताया था कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं और उस क्रोमैटिड को क्या बोला जाता है, सिस्टर। क्योंकि एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है इसलिए उसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। लेकिन अगर इसका क्रोमैटिड, फर्स्ट क्रोमोसोम का क्रोमैटिड और दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमैटिड की बात करें तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। तो पैकेटिन स्टेज में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये हुआ कि इसका कुछ पार्ट इस पे आएगा, इसका कुछ पार्ट एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड पार्ट, इसकी वजह से जो एक्सचेंज हो रहा है इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो हम लोग चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं तो हमें थोड़ा सा मदर के भी गुण होते हैं या फादर के भी गुण होते हैं या थोड़ा सा अलग, माँ बाप से हम लोग थोड़ा सा अलग हो जाते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर्स। और अलग जो होते हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, वेरिएशन। प्रोडक्शन ऑफ offspring morphologically dissimilar of the parents, that is called the variation। इसी को वेरिएशन, और ये वेरिएशन बहुत जरूरी होता है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए। क्लियर। पैकेटिन तक हम लोगों ने देख लिया, पैकेटिन में कैसे ट्रांसफर हो रहा था ये हम लोगों ने सारा डिटेल में देख लिया। और ये जस्ट था, इसका ये थोड़ा सा ब्रांच इसमें आ जाता है, इसका थोड़ा सा ब्रांच इसमें आ जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पैकेटिन के बाद चौथा जो आता है वो होता है डिप्लोटीन। इस डिप्लोटीन को डिप्लोनीमा भी बोलता है। और डिप्लोनीमा में क्या होता है, अब ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों अब चूंकि एक्सचेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, दोनों अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। और ये इधर आना शुरू होगा, ये अलग होना। तो ये जब होमोलोगस क्रोमोसोम, चूंकि ये दोनों होमोलोगस है, अब ये दोनों चूंकि क्या नाम है, आपको जो शेयरिंग थी, अब जो पार्ट जाना था वो चला गया, अब ये दोनों अलग होना शुरू हो जाएगा। और ये अलग होने के बाद या तो अलग हो जाएगा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जैसे फीमेल अगर बनती है तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो किसी माँ बाप को लड़की होना है तो लड़की में जैसे वो साइट होगा तो वहां पे ये डिप्लोटीन में जाके ये क्या होता है, सो गया, काम नहीं होगा। अब इसमें मियोसिस कब होगा, जब ये 11 साल 12 साल की हो जाएगी, तब इसके उस साइड में जो वो चाइल्ड है, स्मॉल चाइल्ड, वो बच्ची है, उस बच्ची का उस साइड जो होता है वो माँ के पेट में ही बनना शुरू हो जाता है, बन जाता है। और डिप्लोटीन में जाके वो अरेस्ट हो जाता है, नहीं G0 फेज में चला जाता है, डिवीजन नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, वो इस फेज में आगे रुका रहेगा, डिप्लोटीन में जाके रुका रहेगा। जैसे ही वो 11 साल की होगी वो डिप्लोटीन कंप्लीट होगा ये मियोसिस और जाके ओवा बनाएगा और फाइनली ओवा
रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन होना शुरू होता है, हिंदी में इसको मासिक भी बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद पता चल जाता है कि अब ये ओवा यानी मियोसिस कर चुका है, अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। तो वो 11 साल लड़की में, चूंकि लेडीज की बात हो रही है, तो 11 साल के बाद उसमें मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये डिप्लोटीन जो स्टेज है, यानी डिप्लोटीन क्या है, ये महीना भी ले सकता है, तुरंत कंप्लीट हो जाता है, महीना में कंप्लीट होगा नहीं तो सालों में कंप्लीट होता है। जैसे कि फीमेल के केस में ये डिप्लोटीन में जाके अरेस्ट किया हुआ रहता है, और जब वो 11 साल की होती है तब जाके उसमें ये डिप्लोटीन के बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है और ओवा बन जाता है। क्लियर? तो डिप्लोटीन में ये हो गया। इसी में देखो, ये जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, काइजमाटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काइजमाटा का जो फॉर्मेशन होता है, काइजमाटा इज द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स, यानी क्रॉसिंग ओवर की वजह से, यानी द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड काइजमाटा। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वो पॉइंट अटैच्ड नहीं होगा, और अटैच नहीं होगा तो ये पॉइंट को हम क्या बोलते, इसी पॉइंट जहां पे एक्सचेंज हो रहा है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, काइजमाटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन नीट में पूछा गया। क्लियर? काइजमाटा हो गया। अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे काइजमाटा धीरे धीरे हटता जाता है, और आगे जाएंगे तो देखेंगे ये काइजमाटा बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है। वो पॉइंट चूंकि अब ये है इस तरह से, तो धीरे धीरे दूर होता जाएगा, और इस तरह से फाइनल पॉइंट टिप पे आ जाएगा, और फाइनली दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा। मतलब ऐसे है, अब ये सेपरेट होना शुरू हुआ, सेपरेट होना शुरू हुआ इस तरह से, ये मान लीजिए ऐसे है, तो ये सेपरेट होना शुरू हुआ, अब फाइनली ऐसे होगा। ये इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो ये बात हम करते हैं कि यहाँ पे डायकाइनेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब डायकाइनेसिस में क्या होता है, ये काइजमाटा पूरी तरह से टर्मिनेशन होता है, यानी कहने का मतलब टर्मिनलाइजेशन, यानी अब ये काइजमाटा खत्म होता है, तो शुरुआत इसी से होना शुरू होता है, डिप्लोटीन से, लेकिन पूरी तरह से डिप्लोटीन में खत्म काइजमाटा नहीं होता है। काइजमाटा का टर्मिनेशन जो होता है वो होता है डायकाइनेसिस में। डायकाइनेसिस में देखो, ये इसका पार्ट बी पार्ट इसमें आ गया, इसका देखो ये पार्ट एक्सचेंज होकर इसमें आ गया, अब ये पूरा टिप पे आ गया, अब इसमें काइजमाटा नहीं है, अब ये काइजमाटा चूंकि खत्म हो चुका है, और अब यानी टर्मिनल पॉइंट पे आ गया। यानी कह सकते हैं कि काइजमाटा पूरा का पूरा खत्म होता है किसमें, डायकाइनेसिस में। इसी में जो आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा था, जिस चूंकि यहाँ पे देखो क्यों होता है, एक्चुअली ये डिप्लोटीन में जो ये मियोटिक डिवीजन ब्लॉक हो जाता है, रुका हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि महीना या साल इसलिए इसमें लगता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम उस टाइम में कंडेंस होता है और आरएनए सिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से वो रुका हुआ रहता है। और भी काम करने होते हैं क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और भी अदर काम होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, रुका हुआ रहता है ताकि टाइम लग जाए। तो उसमें क्या होता है, यही अब जो ये आरएनए सिंथेसिस हो रहा था, अब जैसे ही आरएनए सिंथेसिस स्टॉप होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, डायकाइनेसिस में आएगा, यानी आरएनए सिंथेसिस स्टॉप्स एंड थिक क्रोमोसोम अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये धीरे धीरे कहां होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाएगा। सेम बाय सेम वही को मैंने बताया था वहां पे कि जो बड़े क्रोमोसोम होंगे वो साइड में जाएंगे, जो छोटे क्रोमोसोम होंगे वो बीच में रहेंगे, लेकिन वो सारे के सारे क्या होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या है, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में वो किससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर से, लेकिन जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो ये क्रोमोसोम का एंड पॉइंट को बोलते हैं टेलोमियर। किसी भी क्रोमोसोम का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके एंड पॉइंट को बोलते हैं टेलोमियर। तो इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं, यानी दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो जुड़ा हुआ रहता है वो टेलोमियर से जुड़ा हुआ रहता है। और आगे का जो पार्ट होगा, अब ये पूरा क्रॉसिंग ओवर हो गया, काइजमाटा फॉर्मेशन हो गया, क्या नाम है, सिनेप्सिस हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आगे का प्रोसीजर होगा कि क्या, मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो मैंने इसलिए थोड़ा डॉट डॉट कर दिया है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेली अभी तक डिसअपीयर नहीं हुआ था, अब डायकाइनेसिस में क्या होगा, डिसअपीयर होना शुरू होगा। यानी कह सकते हैं हम कि डायकाइनेसिस क्या है, प्रोफेज का लास्ट फेज है। तो लास्ट फेज में क्या होगा कि सारा ऑर्गेनेली और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा, और जैसे ही डिसअपीयर होगा ये सारा का सारा किस पे अरेंज हो जाएगा, इसमें स्पिंडल फाइबर जो ये सेंट्रोमियर यहाँ पे है, इस सेंट्रोमियर के थ्रू स्पिंडल फाइबर क्या होगा, बढ़ना शुरू होता है, और वो क्या होगा, आ जाएगा किस पे,
इक्वेटोरियल प्लेन पे। इक्वेटोरियल प्लेट पे जैसे ही आएगा तो जैसे इक्वेटोरियल न्यूक्लियर लिगामेंट खत्म तो वो क्या होगा, ये बाहर निकलेगा और उसके साथ चूंकि स्पिंडल फाइबर पहले से अटैच हो गया है और वो क्या करेगा, उसको कहां ले आएगा, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे जाएगा। इधर देखो ये इसी तरह से ये एक्सचेंज हो गया है। इसमें कुछ पार्ट इसका भी है, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत था दिखाने में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह दिखाया। ठीक है, तो समझ जाना है यहाँ पे, यानी इसे इसका जो कुछ पार्ट होगा इस तरह से होगा, एक्सचेंज किया हुआ पार्ट रहेगा इसमें दोनों का। ठीक है, तो अब ये गौर करने वाली बात है कि जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या हुआ, चूंकि इसमें दो क्रोमोजोम है तो दो क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट। एक मदर से एक फादर से आता है, जो लेप्टोटीन में होता है या जाइगोटीन पेयरिंग जो होता है वहां भी बाइवैलेंट बनता है। तो बाइवैलेंट जो बना, ये एक बाइवैलेंट में दो क्रोमोजोम होते हैं और उसमें जो क्रोमेटिड देखेंगे तो 4 क्रोमेटिड होते हैं। तो ये जो ऊपर का क्रोमोजोम है, नीचे का क्रोमोजोम, इसको बाइवैलेंट भी बोलते हैं, या ये चूंकि एक बाइवैलेंट में 4 क्रोमेटिड होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड। तो ये बाइवैलेंट दोनों जो क्रोमोजोम है ये कहां अरेंज हो जाता है, देखो ये इक्वेटोरियल प्लेट होता है। ये मिडिल लाइन जो जस्ट जाए सेल के बीच से उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। उस इक्वेटोरियल प्लेट पे ये क्या होता है, स्पिंडल फाइबर के हेल्प से क्या होता है, अरेंज हो जाता है। अरेंज हो गया। अब अरेंज होने के बाद देखो इस इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। अब इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या है, क्रोमोसोमल टेट्राड प्रेजेंट। ये पहला क्वेश्चन नीट में यही क्वेश्चन आया हुआ था कि जो क्रोमोसोमल टेट्राड है या बाइवैलेंट है वो कहां पे अरेंज होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज फर्स्ट में ये कहां, इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाता है क्रोमोसोमल टेट्राड। जबकि हम लोगों ने अगर हम देखें वहां पे क्या नाम है, माइटोसिस का प्रोफेज देखे तो वहां पे ये टेट्राड नहीं हो रहा था, वहां पे टेट्राड का कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पे क्या था, ये सेंट्रोमियर यहाँ पे था, बीच में था। एक डिफरेंसेस अगर हम बात करें माइटोसिस और मियोसिस में तो डिफरेंसेस यहाँ भी बहुत सारे मिल सकते हैं कि जो इसमें है इसमें टेट्राड अरेंज होता है, उसमें टेट्राड अरेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा बात, इसमें सेंट्रोमियर जो है वो क्या है, टुवार्ड्स पोल है, पोल की तरफ है, लेकिन वहां हमने क्या देखा था, सेंट्रोमियर जस्ट इक्वेटोरियल प्लेन पे सेंट्रोमियर था और दोनों क्रोमोजोम साइड में था। जबकि यहाँ पे क्रोमोजोम साइड में है, सॉरी सेंट्रोमियर साइड में, और देखो ये क्रोमोजोम जो टेट्राड है वो क्या है, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन में है। तो ये है, और चूंकि इसका आर्म्स जो क्रोमोजोम का आर्म्स होता है वो किधर प्रेजेंट होता है, देखो ये आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट ऑन इक्वेटर। ये आर्म्स जो है वो इक्वेटर प्रेजेंट होता है, जबकि सेंट्रोमियर किधर प्रेजेंट होता है, वो पोल की तरफ प्रेजेंट होता है। अब हो गया, क्योंकि प्रोफेज इतना लंबा इसलिए होता है, उसमें मेन काम है आर्म्स का एक्सचेंज होना, क्रॉसिंग ओवर होना है, इसलिए वो लंबा हो जाता है, बाकी काम वही होगा। अब ये बढ़ गया, अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। अब ये क्या किया, एनाफेज में एंटर किया। एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज होता है। एनाफेज फर्स्ट में जैसे ही एंटर करेगा, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है तो उसमें जितना भी टर्म आएगा सब मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, तो वो सारे फर्स्ट आएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि एनाफेज फर्स्ट में जो बाइवैलेंट है, अब इसके बीच में एक फाइबर्स डेवलप होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स, इसी को बोलते हैं पुश फाइबर। क्या करेगा, दोनों जो क्रोमेटिड उसको उधर एक पुश करेगा, इधर पुश करेगा, और दूसरा ये जो स्पिंडल फाइबर है जिसको डिसकंटिन्यूअस फाइबर बोलते हैं, इसको पुल फाइबर बोलते हैं। यानी एक खींचेगा और दूसरा पुल करेगा, यानी एक इधर से अंदर से धकेल रहा है और एक ऊपर से खींच भी रहा है, तो जल्दी सेपरेशन होगा और ये अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू करेगा। और ये क्या पोल, इसमें क्या है, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ दिखा दिया है कि ये जो इतना पार्ट है वो एक्सचेंज हुआ है और इतना पार्ट इसमें एक्सचेंज हो गया, यानी क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब क्या हुआ, चूंकि ये क्रोमोजोम जो है, पहले दो क्रोमोजोम थे, अब जो क्रोमोजोम है वो आधा इधर आ रहा है, आधा क्रोमोजोम इधर आ रहा है, तो क्रोमोजोम का अमाउंट जो है वो हाफ हो रहा है, क्रोमोजोम का नंबर चेंज नहीं होता है। क्रोमोजोम का अमाउंट, पहले दो क्रोमोजोम का अमाउंट था, अब आधा क्रोमोजोम ऊपर चला गया, आधा क्रोमोजोम नीचे, तो इसीलिए कहते हैं कि पोल रिसीव्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इसी को बोलते हैं हैप्लॉइड क्रोमोजोम्स। तो एक क्रोमोजोम हाफ हो गया जो है, अब जिसकी वजह से बोलते हैं क्या, इसको रिडक्शनल डिवीजन है। क्रोमोजोम हाफ हो जाता है, इसका अमाउंट भी हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। यानी इसमें ओवरऑल बात करेंगे, चूंकि हम लोगों ने डीएनए में क्या नाम माइटोसिस में देखा था कि क्रोमोजोम नंबर चेंज नहीं होता है, डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्रोमोजोम का नंबर भी हाफ हो जा रहा है। इसमें
क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो जा रहा है, और जब मियोसिस सेकंड में जाएंगे तो वहां डीएनए का भी अमाउंट हाफ हो जाएगा। तो चूंकि वहां पे क्रोमोसोम नहीं चेंज हो रहा था, सेम हो रहा था माइटोसिस में, इसलिए उसको हम लोग बोलते थे इक्वेशनल डिवीजन। और इस केस में चूंकि क्रोमोसोम का नंबर वो हाफ हो जाता है, चूंकि बाइवेलेंट 2 क्रोमोसोम था, अब यहाँ एक क्रोमोसोम दोनों तरफ जा रहा है, हाफ ऑफ क्रोमोसोम, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आधा क्रोमोसोम एनाफेज की तरफ चला गया। अब टीलोफेज क्या है, चूंकि ये प्रोफेज का जस्ट उल्टा है, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर होना शुरू होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब कुछ है, न्यूक्लियस एपियर होगा, और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनेली जो है वो आना शुरू होगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बनाता है वो क्रोमोसोम के अगल बगल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो क्या करता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है क्या नाम है, टीलोफेज में, वो कौन बनाता है, तो उसको बनाने वाला जो ऑर्गेनेली है दैट इज मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये बनाता है पूरा पार्ट। और फाइनली ये दोनों सेल्स क्या होता है, ये 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा वो हम लोग बात करेंगे। अभी चूंकि अभी तक वो क्या हुआ था, कैरियोकाइनेसिस हुआ, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। अभी क्या हुआ, न्यूक्लियस में क्या हुआ, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है। अभी डीएनए का बात नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होता है, तो क्रोमैटिड जब सेपरेशन, क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है किसमें, माइटोसिस में, और मियोसिस में अभी क्रोमोसोम हाफ हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। अब बात करें इसके बाद कुछ देर के लिए जो ये सेल है, जो ये टेलोफेज के बाद वो इंटरफेज में चला जाता है, इसीलिए इसको इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। वहां क्या होता था, हम लोग एक चीज देखे थे कि जो माइटोसिस में था, इंटरफेज में बहुत सारा काम होता था। जो इंटरफेज था वहां पे, उसमें बहुत सारा काम होता था। उसमें क्या होता था, G1 S, लेकिन यहाँ पे इस तरह का फेज नहीं होता है। ये थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रुकता है, और इसमें ना तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए का कुछ हुआ नहीं है, हाफ तो हुआ नहीं है, ना तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ है। दूसरा, ये जो स्टेज है, स्टेज बिटवीन टेलोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, यानी टेलोफेज फर्स्ट और प्रोफेज ऑफ मियोसिस सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, पहला क्वेश्चन ये बनाएगा। दूसरा बात, द टेलोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड प्रोफेज ऑफ मियोसिस सेकंड, ये बोलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा। इसमें रिडक्शन ऑफ डीएनए नहीं होता है, क्योंकि माइटोसिस में रिडक्शन ऑफ डीएनए होता है, और ये इसका मेन काम है कि थोड़ा देर के लिए होल्ड करता है टेलोफेज। इसका ये टाइम पीरियड के हिसाब से भी देखें तो माइटोसिस के जो इंटरफेज होता है उससे ये बहुत छोटा होता है, बहुत कम देर के लिए होता है, और इसके बाद तुरंत ये जो सेल है तुरंत एंटर कर जाता है किसमें, मियोसिस सेकंड में। और मियोसिस सेकंड की अगर हम बात करें तो मियोसिस सेकंड में सारा चीज वही होता है जो कहाँ होता है, आपका माइटोसिस में होता है। तो इसमें अब क्या होगा, ये सेल कहाँ गया, मियोसिस सेकंड में। तो मियोसिस सेकंड में क्या होगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो मियोसिस फर्स्ट में हम लोगों ने देखा जितना भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस मियोसिस फर्स्ट में कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस सेकंड में, यानी यूं कह सकते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, और चूंकि मियोसिस सेकंड जो होता है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस में हम लोगों ने स्टडी किया है कि उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो इसमें जस्ट सिमिलर टू क्या होता है, क्या नाम है, माइटोसिस के जैसा होता है। जैसे तुम अगर हम मियोसिस सेकंड को माइटोसिस भी हम बोल सकते हैं, और इसमें जो फेजेज आएंगे जैसे इसको बोलेंगे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। तो चूंकि मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अब उस न्यूक्लियस में क्या है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो गया। ठीक, अब क्या होगा, प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, क्योंकि ये माइटोसिस है तो प्रोफेज में वही होगा क्या, ये प्रोफेज सेकंड जो होता है वो प्रोफेज फर्स्ट के कंपैरिजन में लेस कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जो कुछ में लेक्टोटीन जाइकोटीन इसमें वो नहीं होगा, और बाकी का काम माइटोसिस के जैसा होगा, यानी स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे ऑर्गेनेली डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। फिर मेटाफेज सेकंड में सेम होगा कि जो क्रोमोसोम था अब यहाँ पे जो
सेंट्रोमियर है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएगा और जो दोनों क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाएंगे। मेटाफेज में क्या होगा, सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा और सेपरेट होके ऊपर जाएगा और फाइनली टीलोफेज में जैसे ये मियोसिस स्केल हुआ और फाइनली टीलोफेज में ये चार अलग अलग न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या होगा, बन जाएगा। ये चारों हैप्लॉइड होंगे और बाद में इसमें साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस के थ्रू क्या होगा, ये 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 4 यानी 4 डॉटर सेल जो कि क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। उसमें 2 सेल बनते थे, इसमें 4 सेल बनेंगे। उसमें जो सेल बनते थे उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होता था, जब इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। तो ये बेसिक डिफरेंसेस था, ये बेसिक प्रोसेस था, ये बेसिक डिस्क्रिप्शन था किसका, आपका मियोसिस सेकेंड का। तो अब बात करें कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये मियोसिस क्या करता है, चूंकि मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, इसमें दोनों पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स आते हैं। तो अगर दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम पूरा आ जाएगा 46 तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से पता चला कि हम आदमी ना होकर के कोई और एनिमल्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर 48 क्रोमोसोम हो जाता है किसी तरह से, तो वो आदमी मतलब हमारे सेल का सारा नंबर, मतलब सारे सेल का सारा नंबर अगर 48 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें क्या हो सकता है कि हम कोई और ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट हो जाएंगे। हो पता है ना, हो सकता है। एक आपने एक मूवी भी देखी होगी हल्क में क्या होता है कि जो उसका क्रोमोसोम्स नंबर्स है उसमें क्या करता है, मॉडिफिकेशन कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उसको जब गुस्सा आता था तो उसका सेल डिवाइड होना शुरू होता था और इतना तेज डिवाइड करता था कि वो बहुत बड़ा सेप साइज का हो जाता था। तो इस तरह से हम कोई मॉन्स्टर हो सकते हैं, कोई घोस्ट, मतलब कोई इस तरह का एनिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं, आदमी हम नहीं रहेंगे। तो मियोसिस का ये काम होता है कि आदमी में 46 क्रोमोसोम को मेंटेन रखना, ताकि ये आदमी ही बने, अगला जनरेशन कोई और चीज ना बन जाए। दूसरा, इसमें जो है चूंकि मियोसिस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आर्म्स होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है पेरेंट्स और दोनों पेरेंट्स के बीच में, यानी मदर एंड फादर के बीच में। तो उससे क्या होता है कि जो चाइल्ड में है उसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है और यही वेरिएशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, की पॉइंट होता है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। यानी नया प्रोसेस, जो नया चीज का अपीयरेंस होगा, नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा, उसके लिए क्या है, ये की पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक वेरिएशन, और यही जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्निफिकेंस। अब हम बात करें कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। हमने पूरा आपके नोट्स में पूरा डिटेल में सब कुछ लिख दिया। 15 डिफरेंसेस हैं, जिसमें 5 डिफरेंसेस मेन है। इस 5 डिफरेंस को याद रखें, और भी जो आपको अच्छा लगे उसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा और उससे आपका काम सारा चल जाएगा। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो जो सबसे बेसिक डिफरेंस है, जो यहाँ बिल्कुल डिफरेंस, जैसे इसमें सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। फाइनली जब डिवीजन होगा तो 2 होगा, इसमें कितने बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स। और ये जो डॉटर सेल्स होंगे वो पेरेंट क्या सेम, मतलब ये जो डॉटर सेल दोनों बनेगा वो सेम टाइप का होगा, लेकिन ये डॉटर जो सेल होंगे उसमें सेम नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज क्या हो गया है, आर्म्स का एक्सचेंज हो गया है, जिसकी वजह से ये सेम नहीं होगा। दूसरा, जो डॉटर सेल्स बनेगा अपने पेरेंट्स क्या सिमिलर होगा माइटोसिस के केस में, लेकिन इसमें पेरेंट से बिल्कुल अलग होगा। कारण क्या, इसमें हैप्लॉइड आ गया, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया। दूसरा, ये चौथा जो है सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, जबकि मियोसिस जर्म सेल, इसी को सेक्स सेल भी बोलते हैं। तो जर्म सेल में ये होता है, तो ये डिफरेंस आ गया। और सबसे मेन जो है, ये माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, वेरिएशन की बात हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारा जितना भी ये सेल है ये सारा सेल सिमिलर होता है। जबकि जो क्रॉसिंग ओवर है ये मियोसिस में होता है, वहां पे क्या होता है, आर्म का एक्सचेंज होता है, वहां पे वेरिएशन हो सकता है। तो ये 5 डिफरेंस आप याद रखिए हमेशा। बाकी और भी मैंने पूरे एक पेज में 15 डिफरेंस लिखे हैं, आप उसको मेमोराइज कर लीजिएगा और दिक्कत होगी तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात हम करें, बहुत सारे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें आपके प्रोमिस में दिया हुआ है। आप वहां जाइए, बनाइए और कल डिस्कस करके खत्म कीजिए इसको, और परसों हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। लेकिन पहले इसका हम कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 2012 नीट में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा था, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू, गैमेटिक सेल्स में, जर्म सेल में गैमीट बनता, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, रिकॉम्बिनेज का मतलब
रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है। तो क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है? एनाफेज सेकेंड में नहीं, ये होता है मियोसिस फर्स्ट में। तो मियोसिस फर्स्ट का जो भी होगा, यानी सेकेंड वाला खत्म, प्रोफेज सेकेंड और एनाफेज सेकेंड खत्म, मियोसिस फर्स्ट में जो भी होगा वो फर्स्ट में होगा। तो प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेज होता था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन। तो पैक्टिन में होता था क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम वहीं पे काम करता था रिकॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो पैक्टिन में तो यानी इसमें जो है मेटाफेज ना होकर क्या होगा आंसर? प्रोफेज फर्स्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये बहुत सारे लोगों ने गलती किया है। इस बार भी 2020 में भी यहां से क्वेश्चन आया है सेल डिवीजन से, जहां पे बहुत लोगों ने ये गलती की है, ठीक है। दूसरा देखिए, एक और 2012 में एक और क्वेश्चन था नीट का, इसमें था काइजमाटा कैन बी डिस्टिंक्टली सीन। काइजमाटा जो होता है ना, एक्चुअली ये जो होता है मैंने बताया था, ये इस तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये देखो, यही है काइजमाटा, ये पॉइंट जहां पे हो रहा है। तो चूंकि ये सबसे, जब ये दोनों क्रोमोसोम अलग होने लगेगा और ये टिप पे आ जाएगा, ये इस तरह से, तब जाके हमको चूंकि ज्यादा स्पेस लेगा, और चूंकि मानिए ऐसे है, ऐसे में हम लोग को ज्यादा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये अलग होता हुआ जब इस तरह से हो जाएगा तो ज्यादा क्लियर दिखता है। और ये किस स्टेज में होता है आप याद कीजिए, हमने बताया था कि काइमाटा किसमें टर्मिनेशन होना शुरू होता है? डिप्लोटीन में। और डिप्लोटीन में सबसे बेस्ट हम आप इसको देख सकते हैं, नहीं इसको डिप्लोटीन नहीं बोलेंगे, डाइकाइनेसिस। क्योंकि डाइकाइनेसिस में सेपरेशन पूरा हो रहा है, सेपरेशन जो हो रहा है वो पूरा क्या हो रहा है? लास्ट फेज में हो रहा है। तो यहां से हम लोग डाइकाइनेसिस के कंडीशन में इसको काइमाटा को सबसे बढ़िया से देख सकते हैं, क्योंकि डिप्लोटीन में शुरुआत होता है। काइमाटा का बनना जो है वो डिप्लोटीन, एक मिनट जरा देख लेते हैं पहले। इसमें जो है ये डाइकाइनेसिस में तो टर्मिनेशन हो जाता है, इसमें नहीं होगा। देखो पैक्टिन में काइमाटा बढ़ना शुरू होता है, पैक्टिन में बढ़ना शुरू हुआ और फाइनली डिप्लोटीन में क्या होगा? बन के कंप्लीट होगा। ये मैक्सिमम इस तरह से हो जाएगा, किसमें? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के लास्ट में जब जाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जो कि काइमाटा आसानी से देखा जा सकता है। इसका आंसर होगा डिप्लोटीन। एक तो 2013 में देखो नीट में क्वेश्चन क्या पूछा था, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड। कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में आते हैं, जुड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जो साइनेप्सिस, साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग, होमोलोगस पेयरिंग। तो जब पेयरिंग होता है इस पेयर को क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? बाइवेलेंट। 2015 में क्वेश्चन पूछा था 2015 में नीट में, ये क्या पूछा था? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। मतलब जो ये इवेंट्स होता है वो पहले क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे बाद में जो क्या होता है उसको अरेंज करना है। यानी जो भी है एक उसको अरेंज करना है कि पहले ये होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो पूछ रहा है क्रॉसिंग ओवर की बात। तो सबसे पहले हम लोग लेप्टोटीन में देखे थे कि क्या होता था, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन में क्या होता था? होमोलोगस पेयरिंग होती थी। पेयरिंग के बाद क्या होता था? क्रॉसिंग ओवर होता था। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता था? टर्मिनेशन होता था। और टर्मिनेशन के बाद क्या होता था? फाइनली जो प्रोफेज लास्ट होता था उसमें सारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस सब डिसअपीयर हो जाते थे। तो यानी पहला क्या होगा? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग। दूसरा क्रॉसिंग ओवर यानी सेकेंड के बाद फर्स्ट। एंड तीसरा टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनेशन हो जाएगा। और चौथा डिसअपीयर। तो ये ऑप्शन बी में सेट बैठ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। क्लियर? 2016 में क्वेश्चन पूछा था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है 2016, 2017, 2018, 2019 और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझसे बना सकते हैं। देखिए इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? ये कई बार क्वेश्चन कई साल पूछा गया है। ये पैक्टिन में होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये पैक्टिन में होगा।
तो ये है। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको कल लेटेस्ट हमको तैयार करके भेज दीजिए, हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल तक में। और परसों हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेशन शुरू करेंगे, उसका डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन हम लोग पहले उसको देखते जाएंगे, फिर इधर से हम लोग धीरे धीरे एक एक चैप्टर बीच में तैयार करेंगे और खींचते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी इसके बाद हम शुरू करेंगे। तो कल तक हमें इसके सारे क्वेश्चंस आप बना लीजिए, उसके बाद डिस्कस करके हम लोग अब क्या करते हैं वो शुरू करते हैं।